हेलो एवरीवन, माय नेम इज अविनाश मोरे और मैं आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ वही सेम सीरीज विद पार्ट 3। तो याद होगा आप सबको, हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कर रहे थे, राइट? तो आज वही सीरीज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं फिर से एक बार। ये है टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे इस लेक्चर के, ठीक है? तो शुरू करते हैं ये सीरीज। सो दिस इज चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 3, राइट? बढ़ते हैं आगे। तो एक छोटा सा रिकैप करूंगा मैं। इस रिकैप की ज़रूरत इस सेशन में बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज का जो सेशन है वो लगभग पिछले सेशन से ही लिंक्ड है, ठीक है? तो शुरू करते हैं विद द रिकैप। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बताए थे, राइट? कुछ बाइफर्केशंस करके दिया था ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, और उम्मीद करता हूँ सबने ये अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा एंड याद भी कर लिया होगा, ठीक है? याद करना क्यों ज़रूरी है? टू इंक्रीज द स्पीड इन द एग्जाम, राइट? जेडब्ल्यू और नीट स्पीड की बहुत डिमांड करती है। फिर उसके बाद हमने वेलोसिटी रिलेटेड कुछ टर्म्स देखा था। यहाँ पे मैंने बोला था वेलोसिटी या फिर स्पीड, ये टर्म पकड़ो लगभग सब में, राइट? तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में वेलोसिटी स्पीड लिखा होगा, सामने जो भी लिखा होगा फिलहाल फर्क नहीं पड़ता, उसका यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या रहेगा? m0l1t1 एल m0l1t-1। इज दिस ओके? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद एसिलरेशन की बात की थी और आपको सेम फंडा बताया था, राइट? सेम कंसेप्ट बताया था कि एसिलरेशन को कैसे याद रखना है, कैसे इसका डायमेंशंस निकालना है, कैसे इसके यूनिट्स निकालने हैं और कौन सा टर्म इसमें से पकड़ना है, ठीक है? बहुत सारे टर्म्स, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप लोगों ने पहले सुनी नहीं होंगी, करेक्ट? सो नो वरी। फिर उसके बाद ये कुछ अलग ही फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने बात की थी जिनका यूनिट एंड डायमेंशन बहुत सारी फिजिकल, मतलब लगभग किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मिलता नहीं, करेक्ट? तो उसमें हम लोगों ने देखा था मोमेंटम एंड इम्पल्स। क्वेश्चन आया है इस पे, मोमेंटम एंड इम्पल्स दोनों का सेम यूनिट सेम डायमेंशन। फिर पावर के बारे में देखा था, फिर हम लोगों ने डेंसिटी के बारे में देखा था। फॉर्मूलेस भी मैं बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोगों की सारी तैयारी लगभग साथ में हो रही है। फॉर्मूलेस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, राइट? आगे चलते हैं। फिर उसके बाद फोर्स रिलेटेड टर्म पे हमने बात किया था, ठीक है? फोर्स को ही कई जगह मैंने बोला था इसको टेंशन भी बोला जाएगा, करेक्ट? इसको क्या बोला जाएगा? इसको टेंशन। टेंशन मतलब फोर्स रहता है, याद रखना। नॉर्मल रिएक्शन मतलब फोर्स है। वेट तुम्हारा फोर्स है, थ्रस्ट तुम्हारा फोर्स है। जहाँ पे फोर्स नहीं लिखा हुआ सामने, है ना, टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है। यहाँ पे ड्रैग। तो ये कुछ चीजें जो तुम लोगों को याद रखनी है। इज दिस क्लियर एवरीवन? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये कुछ वर्क रिलेटेड चीज़ें तुम लोगों को याद होगी। हमने बात की थी वर्क एंड एनर्जी। तो जहाँ पे भी एनर्जी आ जाए, जहाँ पे भी वर्क आ जाए, इसका मतलब क्या? लगभग सेम, करेक्ट? वर्क ही एनर्जी, एनर्जी ही वर्क। फिलहाल ये याद रख लो, ऐसे याद रख लो, ठीक है? तो जिस भी फिजिकल टर्म के सामने या फिजिकल क्वांटिटी के सामने यू विल गेट एनर्जी, वहाँ पे सीधा वो यूनिट एंड वो डायमेंशन लगा देना है, ठीक है? फिर उसके बाद ये कुछ क्वांटिटीज जिनका यूनिट क्या है? सेम एज प्रेशर, सेम एज स्ट्रेस। और मैंने बोला था सारी की सारी जितनी भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑल द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इसी में आता है, ठीक है? इनका यूनिट एंड डायमेंशन इज सेम एज प्रेशर एंड स्ट्रेस। याद रहेगा तुम लोगों को। फिर उसके बाद हमने ग्रेडियंट टर्म्स देखे थे। ग्रेडियंट टर्म्स की खासियत समझी थी। मैंने बोला था जहां भी तुम ग्रेडियंट टर्म्स देखो, वहां क्या करना है? डिवाइड द फिजिकल क्वांटिटी बाय लेंथ या डिस्टेंस। इज दिस क्लियर एवरीवन? उसको लेंथ से या डिस्टेंस से डिवाइड करो, यू विल गेट ग्रेडियंट टर्म्स, ठीक है? याद होगा सबको, उम्मीद कर रहा हूं। यहां तक ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिर कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स के बारे में बात किया था, बराबर? ऐसे टर्म्स जिन्हें सुन के लगेगा यार ये फोर्स है, जिन्हें सुन के लगेगा शायद ये एनर्जी है, बट क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, बराबर? सरफेस टेंशन, ये टेंशन दे सकता है तुम लोगों को अगर तुमने याद नहीं रखा तो। फिर सरफेस एनर्जी, फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इन सब के यूनिट्स एंड डायमेंशंस आर सेम एज फोर्स कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैंने बात की थी डायमेंशन लेस टर्म्स की। इसमें से एंगल याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियोज आएंगे तुम्हारे, वो सारे याद रखने, क्योंकि उनको ज़्यादा यहाँ पे उनसे रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर उसके बाद पॉइजन्स रेशियो हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात की थी, याद होगा
तुम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या सर? किलोमीटर में ही किलोमीटर को ऐड किया जा सकता है, लीटर में ही लीटर को ऐड किया जाता है। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम है, यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम है, ओनली दोस क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। इज दिस क्लियर एवरीवन? उन क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट, उन क्वांटिटीज को क्या किया जा सकता है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। दिस इज इजी, राइट? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन वगैरह थी, मैंने उस दिन बताया था तुम लोगों को। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। तो आज का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है बेसिकली, ठीक है। तो क्यों हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हैं, या फिर व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसका क्या फायदा है पढ़ने का, ठीक है। तो आज हम लोग वो चीज जानेंगे एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमें सॉल्व करना है। सो सबसे पहला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस ही हमें हेल्प करता है ये जानने में वेदर द गिवन फिजिकल इक्वेशन, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेटेड जो भी एक इक्वेशन दी है ना, जो इक्वेशन इन द सेंस फॉर्मूला जो भी हमारे पास है, क्या वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखो ये सिर्फ हमें डायमेंशनल करेक्टनेस के बारे में बताता है, एक्चुअली वो सही है क्या नहीं ये देखेंगे आगे, ठीक है। सो फिलहाल फोकस क्या रहेगा हमारा? मेन फर्स्ट पॉइंट। और याद रखो ये पॉइंट तुम्हें एग्जाम में काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन दिया है लेकिन क्वेश्चन का कुछ भी चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्वेश्चन का लगभग कुछ भी चीज मुझे समझ में नहीं आई थी एंड व्हाट आई डिड इज, निकालना क्या है ये देखा, गिवन डेटा क्या है उसको एक साइड में रखा, जो निकालना था उसके डायमेंशंस लिख लिए, जो दिए हैं उसके थ्रू डायमेंशनल बैलेंस कर दिया, ठीक है। एंड आंसर वॉज करेक्ट, आंसर लकीली सही आ गया। लकीली मतलब देर इज अ चांस, 50% चांस है, ठीक है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ना हो बीच में एंड ओनली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज देयर, देन डायमेंशनली तुम जो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो फिर भी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस यू कैन सॉल्व दैट न्यूमेरिकल, ठीक है। ये फायदा, ये कंसेप्ट है, ये पावर है इस कंसेप्ट का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो ये किसके लिए यूज होता है सर? इट इज यूज टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, वेदर द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। फिर उसके बाद टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने में मदद करता है। कैसे सर? देखेंगे, ठीक है, कुछ ही मिनट की दूरी, राइट। फिर उसके बाद टू डिराइव द इक्वेशंस, है ना। तो फर्स्ट और थर्ड लगभग सेम है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड लगभग सेम तुम बोल सकते हो। फर्स्ट तुम्हें करेक्टनेस बताता है, ठीक है, और थर्ड, फर्स्ट क्या बताता है? डायमेंशनली करेक्टनेस, एंड थर्ड उसी कंसेप्ट का यूज करके, जैसे मैंने बोला जो भी मेरे पास अननोन क्वांटिटी थी वो और गिवन डेटा था, इसके थ्रू मैंने फॉर्मूला तैयार किया, डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार किया एंड आई सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो ये वही है, हमें ऐसे अननोन फॉर्मूले या फिर जिसके बारे में कुछ नहीं पता वैसे फॉर्मूलेज भी हम बना सकते हैं यूजिंग दिस डायमेंशनल एनालिसिस कंसेप्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड, ठीक है। सो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, जैसे मैंने बोला, मान लो अगर तुम्हारा कोई फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, इट डील्स विद मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो लगभग ये चांस सही हो सकती है कि तुमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो सही है। बट क्या उस फॉर्मूले में कोई ऐसी डायमेंशनल क्वांटिटी भी है, क्या उस फॉर्मूले में कोई ऐसी डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी भी है जो प्रेजेंट है? अगर ऐसा कुछ है तो कुछ फैक्टर से तुम्हारा आंसर गलत साबित कर सकता है। जैसे आज ही हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, मैं उसमें समझाऊंगा कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो शायद प्रॉब्लम हो सकती नहीं और आंसर, बट इन द मोस्ट केसेस टेंशन नहीं लेना, नहीं भी आता है तो कम से कम ट्राई करो, क्या बना ऑप्शंस में से कुछ मैच हो जाए। अगर मैच हो गया मतलब सही है, वहां पे कोई भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं, ठीक है। या हम लोग बेसिकली कांस्टेंट की जो बात करते हैं वो कांस्टेंट नहीं होगा इसमें, क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एक ऐसा कांस्टेंट डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वही बात होगी लगभग, जो भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसका हम आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है। ये कुछ लिमिटेशन है। उसके बाद दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्यों यार? यूनिट्स ही नहीं होते उनके,
यूनिट्स नहीं है, डायमेंशन नहीं है, तो कैसे? बराबर, यूनिट्स बोलना भी सही नहीं रहेगा, डायमेंशन नहीं है ये बोलना सही रहेगा ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि अगर मैं कुछ एंगल्स की बात करूँ, दे हैव यूनिट्स बट दे डोंट हैव डायमेंशंस, करेक्ट? सो इट्स मच बेटर अगर हम डायमेंशंस के टर्म्स में बात करें, तो इन क्वांटिटीज़ के पास डायमेंशन ही नहीं है, करेक्ट? मतलब दे आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, ये हमने देखा था उस लिस्ट में, बराबर? आगे बढ़ते हैं, तो कैसे रिलेशंस डिराइव करें आगे? इन द केस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, दिस मेथड विल बी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन फिजिकल इक्वेशन। मतलब अगर कोई ऐसी इक्वेशन है विच डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है? इतना कॉम्प्लिकेटेड हमें जाना नहीं है, वैसे सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और एग्जाम में नहीं आया, लक आजमाने में क्या प्रॉब्लम है, डायमेंशन एनालिसिस लगाओ, क्या पता आंसर सही हो जाए, बराबर? इसीलिए ये मेथड में मैं ज़्यादा फोकस करा रहा हूँ, ठीक है? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं नहीं समझ में आता, बट वी हैव टू स्कोर, क्योंकि वो 4 नंबर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं इन योर रैंकिंग, ठीक है? फिर नेक्स्ट, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बात की थी इसकी ऑलरेडी, बराबर? इफ ईदर साइड ऑफ द इक्वेशंस कंटेन्स, वो क्या बोला मैंने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो सर मुश्किल है, बराबर? वो डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है, बट इज दिस द एग्जैक्ट फॉर्मूला, नहीं कह सकते। एग्जाम्पल है हमारे पास, इसका भी एग्जाम्पल है, सो वी विल बी सीइंग दिस पॉइंट ऑल्सो, क्यों एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, क्यों मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में पॉसिबिलिटीज हाई, ठीक है? ये सारी चीजें हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो एप्लीकेशन, अब कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग इन एप्लीकेशंस को समझेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन देखेंगे, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, ठीक है? सबसे सिंपल एक चीज होती है, बच्चा बच्चा कर लेता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सर किलोमीटर से मीटर में जाना है, लीटर से किलो लीटर वगैरह कुछ भी हो, कुछ ऐसी है ना, कुछ ऐसे कन्वर्जन्स, बराबर? मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, ऐसे कन्वर्जन्स यार बच्चों का खेल है, बराबर? और तुम सब लोग तो जल्दी समझ ही जाओगे, ईजी चीज है ये, ठीक है? सो चलो देखते हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन द सेम वॉट एवर मे बी द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सर ये क्या लिखा है पता नहीं चल रहा है ना? सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ क्वांटिटी क्यू मे बी, कैसे किया जाए इसको, कुछ समझ में आया यहाँ पे? ठीक है, अब देखो एक सिंपल चीज याद रखो, ठीक है? यूनिट कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है? इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, जहां पे हम लोगों को बेसिकली एक मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा, ठीक है? जहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा। सो मल्टीप्लायर या तो रेशियो ऑफ N2/N1 होगा या N1/N2 होगा, इट डिपेंड्स, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ या यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है? सर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये N1 और N2 क्या होगा, इजी कंसेप्ट में समझते हैं, ठीक है? इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? दिस इज वेरी इजी। बुक्स में है कुछ ऐसा, तो मुझे ये पहले तुम्हें ये दिखाना पड़ा, उसके बाद अपना फंडा अपना तरीका, बराबर? आगे, सो कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्क। जूल क्या है बेटा, जूल क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ये किसका है, एनर्जी का। एंड अर्क्स क्या है, ये सीजीएस सिस्टम है, दिस इज सीजीएस, मतलब हमें एसआई टू सीजीएस कन्वर्जन करना है। क्या करना है, एसआई टू सीजीएस, ठीक है? तो यहाँ पे मेन चीज होती है बेटा, वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लायर। अगर मैं एनर्जी को एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा कौन सा मल्टीप्लायर है जो आएगा, बराबर? तो इसका मतलब अब आगे कुछ भी क्वांटिटी दी हो, सीधा उस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो, यू कैन बेसिकली कन्वर्ट फ्रॉम एसआई टू सीजीएस, ठीक है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर ये भी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, इसको और आसान तरीके से देखेंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लेना, सॉल्व करते वक्त समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है? तो कुछ बेसिक चीज़ें पहले जान लेते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, सर 1000 मीटर होते हैं, बराबर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सर 100 सेंटीमीटर होते हैं, बराबर? करेक्ट, उम्मीद कर रहा हूँ इतना पता होगा। मुझे बेसिकली कहाँ, एसआई से सीजीएस जाना है, तो एसआई में मीटर होता है और सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। ये हो गया लेंथ के लिए। मास के लिए, मास में सर 1 kg होता है इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो सीजीएस में ग्राम होता है, बराबर? और सेकेंड तो दोनों तरफ सेम है, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये क्या है, बेसिकली एसआई, ये क्या है तुम्हारा सीजीएस, अपार्ट फ्रॉम दिस क्वांटिटी,
ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस क्वांटिटी, ये बेसिक कन्वर्जन रहेगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है एंड वी हैव टू अप्लाई दिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो चलो देखते हैं ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्क्स, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, बराबर। तो जूल मतलब क्या, एनर्जी। जूल मतलब क्या, एनर्जी है सर, बराबर। एनर्जी मतलब मैं बोल सकता हूँ वर्क। मेरा फंडा ये है बेटा, मैं एनर्जी ही वर्क, वर्क ही एनर्जी, ऐसे सिखाता हूँ, बराबर। और वर्क का फॉर्मूला सबको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर, बराबर। फोर्स का यूनिट मैंने तुम्हें बोला था, याद रखना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। तो एनर्जी का यूनिट क्या हुआ बोलो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जो मैंने तुम्हें शायद याद होगा बोला था लास्ट लेक्चर में, ये भी याद रख लो तो फायदा होगा। करेक्ट, सो वी हैव केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर? बराबर। सो वर्क डन और एनर्जी है ना, मेरे को कितनी दी है यहाँ पे, 1 जूल दी है। 1 जूल मतलब ही 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 1 जूल का मतलब ही सर 1 केजी मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बराबर। नाउ कन्वर्ट टू सीजीएस। सीजीएस में कन्वर्ट करना है। 1 केजी मतलब कितना सर, 1000 ग्राम, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 केजी मतलब सर 1000 ग्राम। ठीक है, मीटर स्क्वायर बोला है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने, 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यह मीटर का स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, तो वैसे ही रहेगा, बराबर करो। ये कितना आ गया, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 3, दिस इज 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो बोलो यहाँ मल्टीप्लायर क्या है, व्हाट इज द मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर इज 10 टू द पावर 7। इज दिस क्लियर? आ गया ना। तो इसका मतलब मुझे 1 जूल को 1 अर्ग में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज 10 टू द पावर 7 ऐसा मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब सर 4 जूल कितना होगा, 4 जूल विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। इज दिस क्लियर? तो सिर्फ ये मल्टीप्लायर यूज करना है। अब देखो यहाँ पे लगाता हूँ फंडा, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, जो फॉर्मूला हमने वहाँ देखा था। तो N1 यहाँ कितना था सर, 1 जूल, 1 यूनिट क्या था, जूल, इज इक्वल टू N2 कितना आया, 10 टू द पावर 7, यूनिट 2 क्या था, अर्ग्स। अब समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है, इसको लिखना कैसे। इज दिस क्लियर एवरीवन? इजी है ना, बहुत इजी है। ठीक है, एंड इसका उल्टा पॉसिबल है, अगर मैं अर्ग से जूल में आ रहा हूँ तो, अर्ग से अगर मैं जूल में आ रहा हूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ठीक है, अर्ग्स टू जूल। अगर मुझे अर्ग्स टू जूल आना है तो ये रेशियो कैसा हो जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 10 टू द पावर 7 अर्ग इज इक्वल टू 1 जूल, बराबर। सो दैट इंप्लाइज 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7, उधर जाके नीचे चला जाएगा, नीचे मतलब 10 टू द पावर -7 जूल्स। इज दिस क्लियर? सो अब N1 ये हो गया, N2 ये हो गया, मल्टीप्लायर उल्टा। तो मैंने वही बोला था, यहां से वहां या वहां से यहां, मल्टीप्लायर N2 बाय N1 या N1 बाय N2। इज दिस क्लियर एवरीवन? और इसी को तो मल्टीप्लायर बोलते हैं, N2 बाय N1 बोलो या N1 बाय N2। बस ध्यान देना है सर कन्वर्जन किधर हो रहा है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े, चलो ठीक है यहाँ है सोल्यूशन भी पूरा, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अब जितना भी मैंने लिखा है वो इरेज कर देता हूँ, सो दैट यू विल हैव दिस कन्वर्जन, द प्रिंटेड कन्वर्जन, बराबर। क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ये ज़्यादा अच्छे से तुम्हें दिखेगा, लेकिन समझने के लिए उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस, कम ऑन। ठीक है, फटाफट से तुम लोग ट्राई करो, जिसने ट्राई किया ईमानदारी से वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, बाकी के कमेंट नहीं करना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन समझ में आया तो कमेंट जरूर करो, सही समझ में आ गया, यस सर कंसेप्ट इज क्लियर, राइट। सो नाउ 360 किलोमीटर पर आवर टू सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है बेटा, किलोमीटर पर आवर एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड इज व्हाट, दिस इज स्पीड। ठीक है, और याद करो वो वाला कन्वर्जन, यहां पे फिर से लिख देता हूं सर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, बराबर। ठीक है, एंड उसके बाद आवर्स टू सेकेंड, 1 आवर मतलब कितना सेकेंड, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, 1 मिनट मतलब 3/6
या फिर यहाँ पे 60 सेकेंड से लिख देता हूँ, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 कर दो सेकेंड्स। सिमिलरली 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1000 इंटू 100, सो दिस विल बी 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। सिंपल पुट दिस वैल्यूज हियर। सो 360 इंटू किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में। सो दिस इज व्हाट 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर अपॉन पर आवर, मतलब डिवाइडेड बाय 3600 बराबर, 0 से 0 गया। इसको आगे कैसे लिख सकते देख लो, 36 से 36 गया, नीचे 10 बचा, मतलब दिस इज 10 टू द पावर 5 अपॉन 10, मतलब कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर। सो दैट इम्प्लाइज 360 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या ये बात क्लियर है सबको? एवरीवन, इजी है एकदम, आसान चीज है यार, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना? मैथ्स आती होगी यार, बेसिक मैथ्स आती होगी तो यार आराम से आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, स्टे फोकस्ड और मेहनत करना शुरू करो, ठीक है। जिसको भी लगता है उसका मैथ्स कमज़ोर है यार, 8, 9, 10 की बुक उठाओ, ईमानदारी से उठाओ, सिर्फ 1-1.5 महीना तुम्हें देना है, ठीक है। 1-1.5 महीने की मेहनत है, डेली वर्क करो उस पर, ठीक है। मैथ्स इंप्रूव होगा, 11th में फ़ायदा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है JEE नीट सर सिर्फ बहुत ही ब्रिलियंट लोग कर पाते हैं। मैंने देखे हैं यार, 10th में भी कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं वो आर स्कोरिंग मोर देन 95%, उन्हें भी 11th में जाके प्रॉब्लम हुई है। और जो बच्चा 50-60% पे उसने JEE और नीट निकालते हुए मैंने खुद देखा है, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम्स, ठीक है। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज SI टू CGS कन्वर्जन ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स तो ये हो गया बेटा SI में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन या फिर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग देखते आ रहे हैं, SI में या तो न्यूटन बोलते हैं या तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। तो सर CGS में क्या बोलते हैं? CGS में फोर्स को बोला जाता है डायन। डायन डायन नहीं, क्या होता है? इट इज डाइन। क्या बोलना है? डाइन बोलना है, डाइन डाइन, डायन नहीं, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा। सो दिस इज डाइन नॉट डायन, ठीक है। तो हमें 1 न्यूटन को, सो वी हैव टू कन्वर्ट व्हाट 1 न्यूटन और 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू एक थी डायन, है ना। किस में कन्वर्ट करना है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक थी डायन, याद रहेगा, डायन डायन, ठीक है। तो चलो, इसका मतलब मुझे केजी को किस में? ग्राम में करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, सेकंड को कोई टेंशन लेने। सो 1 kg इज हाउ मेनी ग्राम्स? 1 kg इज 1000 ग्राम सर, इनटू 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर सर, डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। सो बोलो मल्टीप्लायर कितना आ रहा है? 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट इज द मल्टीप्लायर हियर? What is the multiplier? Multiplier is 10 to the power 5। क्या ये बात क्लियर है? सो यहाँ पे सिंपल लिख दो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, है ना। मतलब छोटा सा फोर्स लगाओगे तो देख लो इतनी सारी डायन तुम्हारे सामने आ जाएंगी। बात क्लियर है? ठीक है। अब हर एक की डेफिनेशन भी अलग होती है इसकी, योर चॉइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्या बोला हुआ है। अब इतने सारे न्यूमेरिकल्स के थ्रू उम्मीद कर रहा हूँ यार ये कंसेप्ट तो अब क्लियर हो रहा होगा, आसान लग रहा होगा, ठीक है। कन्वर्जन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, वेरी इजी, कुछ बेसिक्स याद रखने हैं, अप्लाई करने हैं बस, और क्या। सो कन्वर्ट डेंसिटी टू SI, अब उल्टा जाना है, अब उल्टा जाना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। सो वी हैव व्हाट 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ग्राम को किस में करना है सर? देखो अभी हम लोगों ने देखा था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो दैट इंप्लाइज 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 kg। पता है ना, 1000 को इधर लाके डिवाइड कर दे भाई, 1000 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3। इज दिस क्लियर? सो ये कितना हो गया 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है। ग्राम को अगर kg में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर -3 kg हो जाएगा।
एंड सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर सर आपने बताया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा भाई, 1 सेंटीमीटर विल बी 10 टू द पावर -2 मीटर, करेक्ट। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब कर दो 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। क्या ये क्लियर है? सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इज इक्वल टू 3 इंटू सर ग्राम के जगह क्या डालना है 10 टू द पावर -3 kg अपॉन सेंटीमीटर क्यूब के जगह क्या डालना है 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। सो 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। सॉल्व कर ले बेटा, कितना आएगा बोल कितना आएगा फटाफट बोलो। सो 3 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। सो 3 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। क्या ये क्लियर है एवरीवन? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्जन क्या होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट, बहुत आसान फंडा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो यही तो लाना था हमें। नेक्स्ट 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 तुम्हारे एंट्रेंस का क्वेश्चन क्या दिया था, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यार कितना आसान होगा, देखो ग्रेविटेशन दिया है, किस में दिया है सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सबसे पहले न्यूटन को तोड़ना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। न्यूटन को तोड़ो सबसे पहले, न्यूटन क्या है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर इनटू मीटर स्क्वायर यहाँ दिया है, डिवाइडेड बाय क्या है केजी स्क्वायर, तो केजी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब देखो ये केजी से ये केजी उड़ा बराबर, फाइनल क्या बचा मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर केजी। अब कितना आसान है यार, देख लो बराबर, मीटर का कन्वर्जन हमें पता है सीजीएस में, हमें केजी का कन्वर्जन पता है सीजीएस में, करेक्ट। क्या यहां तक बात क्लियर है? सो कम ऑन अप्लाई दिस फटाफट से। दैट इम्प्लाई मीटर क्यूब को लिखो, क्या लिखोगे 6.67 ये वैल्यू आगे लिखो इनटू मीटर क्यूब मतलब 100 रहता है बराबर, 100 सेंटीमीटर, 100 का क्यूब कर देना है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर वैसे ही रहने देना है, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं सेकेंड स्क्वायर। केजी को किस में कन्वर्ट करना है ग्राम में, सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम। ठीक है, अब देख लो यार, इसको सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -3 ऊपर चला जाएगा, इंटू यूनिट क्या बचा बोलो, या सीधा सीधा यूनिट लिख दो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर ग्राम। इसको सॉल्व कर लो यार, इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 -3 -14 +6 -8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर ग्राम। उम्मीद कर रहा हूं ये सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी इजी फंडा, है ना, आसान है ना सर, बहुत आसान है। तो बताओ अब आंसर कौन सा है, आंसर इज ऑप्शन ए 10 टू द पावर -8। इजी है, बहुत आसान है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, if unit of length and time is doubled, if unit of length and time is doubled, the numerical value of g, है ना, the numerical value of g कितना होगा ये तुम्हें बताना है, ठीक है। कौन सॉल्व करेगा देखते हैं फटाफट से, जो ईमानदारी से सॉल्व कर लिया है ना, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो एंड ईमानदारी से कमेंट करो जिसने भी सॉल्व किया है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो चलो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। व्हाट वी हैव टू डू, इफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम इज डबल, मतलब सर लेंथ हो गया है 2 टाइम्स ऑफ एल, ठीक है, टाइम हो गया है 2 टाइम्स ऑफ टाइम, ठीक है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी विल बी, तो जी के वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, जी मतलब क्या है एसिलरेशन, तो जी इज व्हाट एसिलरेशन है सर, एसिलरेशन का यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है सर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर क्या है लेंथ, सेकेंड स्क्वायर क्या है टाइम, तो यही तो डबल किए हैं। तो चलो, सो न्यू जी, जी डैश विल बी
मीटर को डबल करना है सर, तो क्या लिखना है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मीटर, अपॉन सेकेंड स्क्वायर को डबल करना है तो क्या लिखना है सर 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मीटर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ सेकेंड का स्क्वायर, कितना आएगा हाफ टाइम्स ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या था तुम्हारा जी था, सो हाफ टाइम्स ऑफ जी, सो जी डैश विल बी हाफ टाइम्स ऑफ जी, सो द आंसर इज इट विल बी हाफ। बच्चों का क्वेश्चन था यार, एकदम छोटा है ना, नन्ना मुन्ना, ठीक है। एंड यकीन मानो दिस इज फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो मुश्किल है क्या, नॉट एट ऑल, राइट, बिल्कुल मुश्किल नहीं है यार। नेक्स्ट आगे, ठीक है, अब ये बहुत हो गया यार कन्वर्जन, ठीक है, अब आगे भी चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन, जो भी फिजिकल इक्वेशन दी है वो डायमेंशनली करेक्ट है क्या नहीं, ये चीज हमें देखना है, ठीक है। So let's suppose you are given with this equation s is equals to ut plus half of at square। अब सर इसको डायमेंशनली कैसे चेक करें भाई, LHS is equals to RHS, LHS is equals to RHS करना है। s मतलब क्या होता है, अगर याद होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन क्लास 9th, s is डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो इसका डायमेंशन लिखो, दिस विल बी m0 l1 t0, लेंथ का डायमेंशन इज इक्वल्स टू ut, क्या ये सेम है क्या देखना है, ये क्या है तुम्हारा LHS बराबर, अब RHS भी वही है क्या देखते हैं, सो RHS, ठीक है, RHS में ut, u मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन m0 l1 t-1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब लिखने की आदत डालो ये सब, मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम किया हुआ है सर, टाइम का क्या होता है t बराबर, प्लस हाफ लेने की जरूरत नहीं, वी जस्ट नीड टू राइट द डायमेंशंस, तो जो भी सामने का कांस्टेंट है उड़ा दो, याद है ना डायमेंशन एनालिसिस के जो हमने लिमिटेशंस पढ़े थे, कांस्टेंट नहीं लेते, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है वो आता ही नहीं है ना, वो डायमेंशन एनालिसिस में कहाँ आता है, इसी की वजह से तो हमारा कभी कभी फॉर्मूला फॉर्मेशन गलत हो सकता है, ठीक है। पर अब क्या करें, ऑप्शन नहीं है ना, ए एसिलरेशन, एसिलरेशन का क्या होता है m0 l1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो t-2 इंटू टी स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, थोड़ा RHS इधर लिख लेता हूं मैं, m0 l1 t-1 इंटू t1, तो ये कट जाएगा, यहां पे t-2 t2 कट जाएगा, तो क्या बचा बोलो m0 l1 t0 प्लस m0 l1 t0, क्या हो जाएगा ये, है ना। अब ये डायमेंशनल एनालिसिस में देखो डायमेंशंस ऐड नहीं होते, ऐसा नहीं होगा 2 टाइम्स ऑफ m0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ l1, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या, देखो मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड है, ये 3 मीटर पर सेकेंड नहीं, ये लेंथ ही है, 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो तुम ऐसे तो नहीं लिखते ना 2 प्लस 3 5 और मीटर को भी ऐड कर रहे हो 1 मीटर प्लस 2 मीटर, ऐसे नहीं करते ना बराबर। तो इसको 2m नहीं लिखते यूनिट, या m स्क्वायर नहीं लिखते यूनिट, हम क्या लिखते हैं m ही लिखते हैं, ये मुझे क्या देगा 5 मीटर ही देगा, तो इसको ऐड करूंगा तो मेरा डायमेंशन क्या आने वाला है m0 l1 t0, इज दिस क्लियर, एंड LHS इज मैचिंग विद RHS। सो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, एक्चुअली करेक्ट है या नहीं ये तुम लोग पता करो क्लास 9th, ठीक है। सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट, ऑल्सो दिस इज अ करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे तुम लोगों के लिए सोल्यूशन है, देख लो, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। सो ऑल द टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशंस हैव द सेम डायमेंशन, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या मेंशन किया है, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट, नाउ यूजिंग द सेम कंसेप्ट वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। सो ये क्या है, v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन क्या होता है l1 t-1, ठीक है। अब देखो अगर ये वेलोसिटी है तो इसका मतलब ये भी वेलोसिटी होगा, ये टर्म, ये पूरा टर्म भी वेलोसिटी होगा, ये पूरा टर्म भी वेलोसिटी होगा, क्योंकि तुम्हें याद होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है सर, वेलोसिटी ही वेलोसिटी में ऐड हो सकती है, किलोग्राम ही किलोग्राम में ऐड हो सकता है, याद है ना। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब ये सेम क्वांटिटी हो, मतलब ये भी वेलोसिटी हो, ये फिजिकल क्वांटिटी सेम होना जरूरी है, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तभी ये एडिशन पॉसिबल है, करेक्ट।
सो इसका मतलब ए का डायमेंशन कितना होगा, ए तो सिंगल टर्म बैठा है, सेम एज वेलोसिटी, मतलब L1 t माइनस वन। ए का तो निकल गया सर चुटकी में, बी का कैसे निकालेंगे? अब देखो b बाई टी भी क्या होगा, इसका डायमेंशन भी तो ये होने वाला है सर, m1 होता है m0 L1 t माइनस वन, इस पूरे क्वांटिटी का ये होगा। अब ये t क्या है, टाइम है, टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b का क्या आएगा m0 L1 टाइम, t इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, t इधर आके मल्टीप्लाई, चलो लिख देता हूं तुम्हारे लिए, इंटू टी। सो t से t उड़ गया सर, सो b का क्या बचा m0 L1 t0, तो b के डायमेंशंस भी आ गए। c के बताओ, नाउ नेक्स्ट c अपॉन टी स्क्वायर, सर इस पूरे क्वांटिटी के भी डायमेंशन m0 L1 t माइनस वन होगा सर। अब ये टी स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, मतलब m0 L1 t माइनस वन इंटू टी स्क्वायर बराबर, ये क्या होगा m0 L1 t1 हो जाएगा, माइनस वन एंड प्लस टू ऐड करो, प्लस वन आएगा। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ c। ये तुम्हारे c के डायमेंशन, ये तुम्हारे b के, और ये तुम्हारा a का। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। द कंसेप्ट इज वेरी इजी। इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। नाउ चेक वेदर f इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज करेक्ट इक्वेशन और नॉट। क्या ये इक्वेशन सही है क्या नहीं, ठीक है। सो करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन हम देख रहे हैं। तो चलो f माने फोर्स, फोर्स माने kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें देखना है क्या इस पूरे का सेम यही आ रहा है। दिस इज आर LHS, मतलब इसके डायमेंशंस बोलो m1 L1 t टू द पावर माइनस टू। सर ये है तुम्हारा LHS। क्या RHS का डायमेंशन वही आ रहा है, क्या देखना हमें। सो RHS स्मॉल m इज मास, mv स्क्वायर बाय r स्क्वायर। m क्या है, मास है। मास क्या होता है kg सर, kg मतलब m1 आ जाएगा बराबर, m का हो गया। v स्क्वायर, v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब लेंथ अपॉन टाइम। उसके डायमेंशंस क्या होते हैं m0 L1 t माइनस वन। इज दिस क्लियर? अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर इज व्हाट लेंथ, तो l का स्क्वायर। ये l का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कैसे लिखोगे बोलो, कैसे लिखोगे बोलो। सबका सब पावर ऐड कर देना है। सो m 1 प्लस 0 बराबर l है और कुछ, हाँ 1, 2 नीचे है, ऊपर आएगा तो माइनस टू हो जाएगा, एंड t टू द पावर माइनस वन, ठीक है। देखो क्या आ रहा है ये आएगा m टू द पावर 1 l टू द पावर माइनस वन t टू द पावर माइनस वन। क्या ये डायमेंशन सेम है LHS के साथ, ये मैच कर रहा है? इज दिस मैचिंग विथ LHS? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L माइनस वन है। सो दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट डायमेंशनली। एंड एक्चुअली जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होती वो एक्चुअली कभी करेक्ट नहीं होती, ठीक है। सो नोट डाउन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना, आगे हम लोग इसको जस्टिफाई भी करेंगे। द इक्वेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट, द इक्वेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट may be the correct formula, may be the correct formula, but the equation which is not dimensionally correct, the equation which is not dimensionally correct will never give you a correct formula, will never give you a correct formula, will never give you a correct formula. Is this clear everyone? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। चेक वेदर s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर इज करेक्ट इक्वेशन और नॉट। हमने याद करो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर डिराइव किया है, मतलब ये भी डायमेंशनली करेक्ट होने वाली है सर, करेक्ट, क्योंकि यहां सिर्फ माइनस और प्लस में फर्क आया। लेकिन अब देखो ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन क्या ये एक्चुअली करेक्ट फॉर्मूला है? नो सर, क्योंकि फॉर्मूले में आता है प्लस। तो यहां पे अब मैं लिखूंगा वही चीज जो तुमको डिक्टेट किया, ठीक है। The equation which is dimensionally correct, क्या बोला मैंने? The equation which is dimensionally correct can be
द कैन बी या मे बी, ठीक है, या यहां पे लिख लो मे बी द करेक्ट फॉर्मूला, मे बी द करेक्ट फॉर्मूला, बट the equation which is dimensionally incorrect will always be the wrong equation, will always be the wrong equation या wrong formula. Is this clear everyone? आसान चीज है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू डिराइव अ रिलेशनशिप। अब फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं सर, हमें वो सीखना है, एंड दिस इज व्हाट दिस थर्ड एप्लीकेशन ब्रिंग्स। सो अब यहां पे क्या बोला हुआ है देखो, कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम डिराइव करोगे करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, एंड दिस इज माय चैलेंज। सो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो कोई एक सिंपल पेंडुलम लिया है, कुछ है अपने पास सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो चलो ये फिलहाल माउस ले लेते हैं अपन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये माउस सबको दिख रहा है। तो लेट्स एज्यूम दिस इज अ सिंपल पेंडुलम। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किसे बोलते हैं, मैंने यहाँ से माउस छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे आया, मतलब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा है ना, सो द टाइम फॉर सिंगल ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करेगा देखो, क्या ये मास पे डिपेंड करता है, क्या मैंने यहाँ पे हैवी मास लटकाया है ना, क्या मैंने अगर यहाँ पे किसी इंसान को लटकाया तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो चीज समझते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, ठीक है, तो इनका कहना क्या है, ये बुक का या इस कंसेप्ट का कहना क्या है, ये जो टाइम पीरियड है दिस डिपेंड्स ऑन मास, this depends on mass of the bob, length L of the pendulum and acceleration due to gravity G at a place। तो इसके लिए भाई तुम एक्सप्रेशन डिराइव करो। ठीक है, तो एक सिंपल फंडा समझते हैं, मान लो एक छोटा सा पेंडुलम, ये एक और छोटा सा पेंडुलम। ठीक है, यहां पे मैंने बिठाया एक छोटे बच्चे को, ठीक है बराबर, और यहां पे मैंने बिठाया एक गब्बर बच्चे को। ठीक है, अब देखो ये जो टाइम पीरियड है, मतलब मैंने यहां से लिया और इसको ऐसे छोड़ दिया, दोनों को ही ऐसे लिया और ऐसे छोड़ दिया, बराबर। किस में टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा तुम्हारे हिसाब से, बोलो किस में तुम्हारे हिसाब से ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा। यहां से जहां से छोड़ा वापस वही आने चाहिए। ठीक है, यहां से छोड़ा, दोनों को वापस आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इन सिंगल ऑसिलेशन उसे टाइम पीरियड बोल। तो क्या ये लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्या ये मास पे डिपेंड करेगा, यहां मास अलग है यहां मास अलग है, बराबर। अब मान लेते हैं ये छोटे को अपन, सेम छोटे को एक बड़े वाले पेंडुलम पे बिठा देते हैं। ठीक है, दिस इज द सेम छोटू, ठीक है, यहां पे बिठा दिया। ओके किस केस में टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा कम लगेगा, कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले चीज देखो, नीचे कौन खींच रहा है इसको, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो एक फैक्टर होना चाहिए सर। दूसरा लेंथ होना चाहिए सर, मास भी हो सकता है क्या, वो चीज देखते हैं, क्योंकि मास अलग अलग है ना, एक तरफ छोटू एक तरफ मोटू, बराबर। तो शायद मास का भी कुछ फर्क पड़े, क्या फर्क पड़ता है वो सब चीजें हम लोग देखेंगे, एंड इसी से वी विल बी ट्राइंग टू डिराइव द रिलेशनशिप। ठीक है, तो देखो अब मैं यहां पे एक काम कर देता हूं, एक पीपीटी इंसर्ट कर देता हूं। ठीक है, आई विल इंसर्ट अ पीपीटी सो दैट आई कैन सॉल्व। ठीक है, उसके बाद प्रिंटेड तो है तुम्हारे पास ऑलरेडी, यू हैव द प्रिंटेड डेटा, सो नो नीड टू वरी। ठीक है, सो क्या कहना है कंसेप्ट का, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मेरा ग्रेविटी, मास है ना, एंड लेंथ, डिपेंड्स ऑन माई ग्रेविटी मास एंड लेंथ। सो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन माई ग्रेविटी मास एंड लेंथ। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन माई ग्रेविटी मास एंड लेंथ, ये कहना है कंसेप्ट का। अब फॉर्मूला कैसे तैयार करें, यही वो कंसेप्ट है, यही वो चीज़ है जिससे मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया था मेरे टाइम पे। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आता था फिर भी अप्लाइड दिस रिलेशन, अब कैसे अप्लाई करना है वो देखो। सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GML। ठीक है, अब G की कितने पावर पता नहीं है ना, G के कितने पावर के प्रोपोर्शनल है पता नहीं, M के कितने पावर के प्रोपोर्शनल है पता नहीं, और L के कितने पावर के प्रोपोर्शनल है पता नहीं।
ठीक है, ये तो इनको पावर चढ़ा दो ए बी सी करके, ठीक है, पावर चढ़ा दिया सर, यस सर, इजी सिंपल इतना करना है। जिस भी फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिराइव करता है, डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा के उनके ऊपर पावर चढ़ा दो ए बी सी, उससे ज्यादा होंगी तो डी ई एफ, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट वही लगाना है। अब कैसे करें सर, ये टाइम है बेटा, ठीक है, तो इन सबका टाइम आना चाहिए, तो इसको खूबसूरत तरीके से लिखो, g टू द पावर a, m टू द पावर b, l टू द पावर c। पता नहीं अभी ए बी सी क्या है, ये ए बी सी ही डिराइव करना है, ये डिराइव कर लिया, फॉर्मूला लगभग तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो t इज टाइम पीरियड, ठीक है, तो LHS का डायमेंशन लिख लो, LHS का डायमेंशन क्या है, m0 l0 t टू द पावर 1। इज दिस क्लियर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ LHS। मतलब टाइम ही टाइम के साथ इक्वेट हो सकता है सर बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, टाइम ही टाइम के साथ इक्वेट हो सकता है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बराबर। तो अगर मुझे टाइम और टाइम को इक्वेट करना है तो इसका मतलब जो क्वांटिटी मुझे RHS में दी है इसका डायमेंशन हैज टू बी टाइम, ये भी टाइम होना चाहिए, पूरा मल्टीप्लीकेशन टाइम होना जरूरी है, ठीक है। तो वही चीज अब हमें देखनी, ठीक है। तो RHS जी मतलब एसिलरेशन सर, एसिलरेशन का डायमेंशन लिखने की आदत डालो अब डायरेक्ट, m0 l1 t टू द पावर -2 टू द पावर a, क्योंकि पावर ऊपर a चढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद m इज मास, मास का क्या होगा डायमेंशन m1, सीधा सीधा m1 लिख रहा हूं मैं, अब आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टू द पावर b, जो है नहीं उसको लिखने की जरूरत क्या है, t है ना, ये हो गया। उसके बाद लेंथ है ना, लेंथ का डायमेंशन क्या है l, सो l टू द पावर 1, पावर क्या चढ़ा हुआ है c, मल्टीप्लाई ऑल दिस, कैसे करोगे, जितने भी m की क्वांटिटी से एक साथ लिखो, m कितना है टोटल 0 + 1, ठीक है, कितना आ जाएगा m1 आ जाएगा, l टोटल कितना है l1, सो ये m टू द पावर 1 और ऊपर रुको सिंप्लीफाई कर देता हूँ यार, तुम लोग फिर कंफ्यूजन करोगे, बराबर, इजी वे में ही लिखता हूँ। चल बेटा बोल, यहाँ पे m है नहीं लिखता मैं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, बराबर। अब देखो कैसे करना है इसको, ओपन द ब्रैकेट्स, ये हो जाएगा l टू द पावर a से मल्टीप्लाई t टू द पावर -2a, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा m टू द पावर b, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा l टू द पावर c, ठीक है। अब mlt को एक साथ लिख लो क्या करना है सर, mlt लिख लिया सर। अब m यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है जिसका पावर b है, b लिख लिया सर। l यहाँ पे दो टर्म है a एंड c, तो ये क्या हो जाएगा l टू द पावर a प्लस c, क्योंकि दोनों के सामने साइन पॉजिटिव ही है, a प्लस c, t का यहाँ पे एक ही टर्म है सर -2a। इज दिस क्लियर एवरीवन, है ना, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको। तो क्या आया बोलो, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं, m टू द पावर b, व्हाट वी ऑब्टेन m टू द पावर b, l टू द पावर a प्लस c एंड t टू द पावर -2a, t टू द पावर -2a। इज दिस क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब इसका डायमेंशन किसके बराबर होना जरूरी है, इस पूरे क्वांटिटी का डायमेंशन किसके बराबर होना जरूरी है, टाइम पीरियड के, तो इज इक्वल्स टू m0 l0 t टू द पावर 1। नाउ कंपेयर द पावर्स, नॉट कोएफिशिएंट, कंपेयर द पावर्स, मतलब b इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 0, है ना, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट l, a plus c is also equals to 0, so that implies a is equals to -c, this is my second equation, and third -2a is equals to 1, बराबर पावर्स को कंपेयर करना है, टाइम का -2a 1, ठीक है। तो a कितना आ जाएगा, a विल बी -½ अगर a -½ है तो c विल बी ½ इज दिस क्लियर, दिस इज माय थर्ड इक्वेशन, करेक्ट। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशंस इन द टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला। टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GML लिखा था ना हमने, हाँ GML ABC, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, T इज इक्वल्स टू K, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, K क्या है, इज इक्वल्स टू साइन लगा रहा हूँ, सो K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सो T इज इक्वल्स टू K, G टू द पावर A की वैल्यू कितनी आई है हमारी, A की वैल्यू कितनी आई है -1/2, बराबर। m की वैल्यू कितनी आई है, m के ऊपर जो b है, b की वैल्यू कितनी आई है 0, सो m टू द पावर 0, एंड l टू द पावर c का आया है ½ इज दिस क्लियर एवरीवन,
क्या यहाँ तक समझ में आया? अब इसको कैसे लिखेंगे? t इज इक्वल टू द पावर हाफ मतलब क्या होता है? अंडर रूट। टू द पावर हाफ मतलब अंडर रूट, तो k अंडर रूट ऑफ l बाय जी। जी नीचे क्यों गया? क्योंकि माइनस साइन थी। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ गया। सो दिस इज हाउ वी डिराइव द फॉर्मूलास। ठीक है। अब देखो, जहां पे ये k की वैल्यू 1 है वहां पे तुम्हारा फॉर्मूला सही आ जाएगा, तुम्हारा आंसर भी एग्जाम में सही आ जाएगा। बट एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये जो 2 पाई है ना, ये जो 2 पाई, ये जो 2 पाई है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशनल एनालिसिस नहीं देता। दिस वाज द लिमिटेशन दैट वी स्टडीड। इट डज नॉट गिव अस द, इट डज नॉट गिव अस द व्हाट? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये क्या होगा इसकी जानकारी हमें नहीं देता। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर? ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो प्रिंटेड फॉर्म दिया हुआ है, शायद यहाँ ABC अलग हो सकता है, बट अल्टीमेटली वी गॉट द सेम थिंग, राइट? सो फ्यू MCQs, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड कैन बी यूज्ड। बोलो, इसके लिए भी यूज होता है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, the quantities which are added or subtracted or equated in a physical quantity, addition, subtraction and equation, ये हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये हम लोग कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस इन लेक्चर नंबर 4। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, सो प्रैक्टिस इट वेल, रिवाइज इट वेल। बात क्लियर है एवरीवन? ठीक है, सो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इन लेक्चर नंबर 4। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। चलो बाय।